अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 18। हाँ जी, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 18 का जो एप्लीकेशन है वो किसके ऊपर अप्लाई होता है? पहले तो जरा ये देखो कि AS 18 किसके ऊपर अप्लाई होता है। तो AS 18 अप्लाई होता है सारी कंपनीज के ऊपर, एंड ऑन लेवल 1 एंड लेवल 2 इन केस ऑफ नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज। समझे? मतलब कंपनी चाहे SMC हो चाहे नॉन SMC हो, मतलब स्मॉल एंड मीडियम कंपनी हो या फिर नॉन स्मॉल मीडियम कंपनी हो, सबके ऊपर ये AS अप्लाई होता है। लेकिन नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज में से सिर्फ ये लेवल 1 और लेवल 2 के ऊपर अप्लाई होता है। इसका मतलब लेवल 3 और लेवल 4 के ऊपर ये अप्लाई नहीं होता नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज में। ठीक है ना? तो यहां पर लिखा हुआ है AS 18 अप्लाइड ऑन ऑल कंपनीज and on level 1 and level 2 in case of non-corporate entities. It means AS 18 is applicable on all companies, SMC हो या non-SMC हो, but in case of non-corporate entities it is applicable on level 1 and 2 and not applicable on level 3 and 4. ठीक है? अच्छा, अब आते हैं बच्चों मीनिंग ऑफ होल्डिंग, सब्सिडरी, फेलो सब्सिडरी, एसोसिएट एंड ज्वाइंट वेंचर। मैंने इन सबको एक ही डायग्राम में ले लिया है, आप सब जानते हो, बस मेरे को छोटा छोटा इसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है, रिवीजन करना है। होल्डिंग कंपनी वो होती है जो किसी दूसरी कंपनी को कंट्रोल करती है, यानी कंट्रोल करने वाली कंपनी होल्डिंग कंपनी होती है। सब्सिडरी कंपनी वो होती है जो किसी दूसरी कंपनी से कंट्रोल होती है। समझे? जैसे A अगर B को कंट्रोल करती है तो A होल्डिंग कंपनी है और B सब्सिडरी कंपनी है। फेलो सब्सिडरी वो कंपनियां होती हैं, दो या दो से ज्यादा कंपनीज जो एक सिंगल पेरेंट से कंट्रोल होती हैं। सर मतलब ये एक है A B को भी कंट्रोल करता है, A C को भी कंट्रोल करता है, A D को भी कंट्रोल करता है। तो A कौन है? पेरेंट। इसके सब ये सब्सिडरी कंपनीज हैं। तो ये तीनों कंपनी आपस में क्या कहलाएंगी? फेलो सब्सिडरी। तो फेलो सब्सिडरी का मतलब होता है वो कंपनीज जो एक सिंगल पेरेंट से कंट्रोल होती हैं। जैसे सिबलिंग्स होते हैं ना, सिबलिंग कौन होते हैं? भाई बहन। तो एक ही पेरेंट से वो कंट्रोल होते हैं। तो वैसे ही फेलो सब्सिडरी समझ लो। ठीक है जी? तो A जो है ना, उसके 3 बच्चे हैं, वो तीनों फेलो सब्सिडरी कहलाएंगे। एसोसिएट, जब एक इन्वेस्टर किसी दूसरी कंपनी में सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस एक्सरसाइज करता है, समझे? तो इन्वेस्टर के लिए वो कंपनी जिसमें वो सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस एक्सरसाइज करता है वो उसके लिए एसोसिएट होता है। जैसे A ने B में 20% या उससे ज्यादा शेयर खरीद लिए, तो फिर यहां पर इन्वेस्टर है A और A का B के अंदर सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है, तो B A के लिए क्या बन जाएगा? एसोसिएट। ज्वाइंट वेंचर कौन होता है? ज्वाइंट वेंचर एक ऐसी एंटिटी होती है जो ज्वाइंटली कंट्रोल होती है बाय 2 और मोर एंटरप्राइज। जैसे एक कंपनी है A, एक कंपनी है B, ये दोनों मिलकर C को कंट्रोल करते हैं, तो C कौन है? ज्वाइंट वेंचर। तो एक ज्वाइंट वेंचर वो एंटिटी होती है जो 2 या 2 से ज्यादा लोगों से ज्वाइंटली कंट्रोल होती है। ठीक है सर, ये तो थे सिंपल से मतलब जो मैं आपको ऑलरेडी डिटेल में पढ़ा चुका हूं रेगुलर क्लासेस में। यहां तो सिर्फ हम लोगों को बस रिवीजन करना है। अच्छा, अब यहां पर जरा बात करते हैं कि सर कंट्रोल आता कैसे है। आप सबको पता है कि अगर एक कंपनी किसी दूसरी कंपनी के मोर देन 50% इक्विटी शेयर परचेज कर ले तो कंट्रोल आ जाता है। एक तो ये तरीका है कंट्रोल हासिल करने का। दूसरा तरीका होता है कंट्रोल हासिल करने का कि अगर एक कंपनी का किसी दूसरी कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को कंपोज करने का अधिकार है, यानी ए कंपनी हैज पावर टू कंपोज द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ अनदर कंपनी, तो यहां पर भी कंट्रोल है। यानी जो डिसीजन मेकिंग एंटिटीज होती, जो डिसीजन लेने वाली बॉडी है, अगर आप उसी को ही कंट्रोल करने लगे तो आपके हिसाब से ही कोई भी डिसीजन होगा। तो इसका मतलब अगर किसी एंटिटी का, जैसे ए लिमिटेड का बी लिमिटेड के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को कंपोज करने का अधिकार है, वो किसी भी डायरेक्टर को हटा सकता है, किसी भी डायरेक्टर को ला सकता है, किसी भी डायरेक्टर की पोजीशन चेंज की जा सकती है। तो इसका मतलब उसके पास कंपोजिशन का राइट है। तो कंट्रोल इस तरीके से आता है। ठीक है? सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस कैसे आता है कि एक कंपनी दूसरी कंपनी के 20% या उससे ज्यादा वोटिंग पावर को परचेज कर लेती है, मतलब इक्विटी शेयर परचेज कर लेती है, तो हम बोलते हैं कि सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस आ गया। सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस का मतलब होता है आप कंट्रोल तो नहीं करते, बट यू हैव राइट टू पार्टिसिपेट इन द ऑपरेटिंग एंड फाइनेंशियल पॉलिसी ऑफ द एंटरप्राइज।
समझे? और ज्वाइंट कंट्रोल जो होता है ना, वो जनरली कॉन्ट्रेक्चुअल अरेंजमेंट से होता है। अगर कॉन्ट्रेक्चुअल अरेंजमेंट नहीं होती है ना, तो ज्वाइंट वेंचर को एस्टेब्लिश करना बड़ा मुश्किल होता है। तो कॉन्ट्रेक्चुअल अरेंजमेंट होती है तभी ज्वाइंट वेंचर होता है। ज्वाइंट वेंचर जो कॉन्ट्रेक्चुअल अरेंजमेंट है वो रिटन में हो सकती है, ओरल में हो सकती है, और ये इंप्लाइड भी हो सकता है। तो ये तो हो गया बेटा बेसिक से, मतलब जो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, बस हम रिवीजन यहां पर कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये नोट्स मैं आपको डाल दूंगा। अब यहां पर कुछ एग्जांपल हैं, जरा वो देख लो। मैं टेलीग्राम चैनल पर ये सारे नोट्स अभी थोड़ी देर में डाल देता हूं। ए लिमिटेड होल्ड 60% शेयर इन बी लिमिटेड। In this example, A Limited is holding company because A Limited control B Limited, and B Limited is subsidiary company because it is controlled by A Limited. दूसरा एग्जाम्पल देखो, A Limited holds 60% शेयर इन B Limited and 70% इन C Limited. तो A B को भी कंट्रोल करता है, A C को भी कंट्रोल करता है, समझे? तो यहां पर B और C फेलो सब्सिडरी हो जाएंगी। तो in this example, B Limited and C Limited are fellow subsidiary because both these companies are controlled by common parent. यानी दोनों को A Limited कंट्रोल करता है। तो जब कोई कंपनी, दो या दो से ज्यादा कंपनीज एक सिंगल पेरेंट से कंट्रोल होती हैं, तो वो फेलो सब्सिडरी कहलाती हैं। अच्छा, C Limited is incorporated in which 50% share are held by A Limited and 50% share are held by B Limited. In this example, C Limited is joint venture. यानी एक एंटिटी में ए ने 50% खरीद रखे हैं, बी ने भी 50% खरीद रखे हैं। इसका मतलब दोनों ही ज्वाइंटली कंट्रोल कर रहे हैं उस एंटिटी को। तो जो कंपनी ज्वाइंटली कंट्रोल होती है उसको हम ज्वाइंट वेंचर बोलते हैं, समझे? तो ज्वाइंट वेंचर विच इज कंट्रोल बाय ए एंड बी ज्वाइंटली, ए लिमिटेड एंड बी लिमिटेड विल बी कॉल्ड को वेंचरर। इनको हम को वेंचरर बोलते हैं। अच्छा, उसके बाद जरा कुछ और चीजें देखो। की मैनेजमेंट पर्सन कौन होता है? की मैनेजमेंट पर्सन वो पर्सन होता है जो किसी भी एंटिटी के अंदर एक्सरसाइज करता है पावर, तीन चीजों की पावर। क्या क्या? प्लानिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। ये बात ध्यान रखो। पीडीसी, पीडीसी प्लानिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, प्लानिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, पीडीसी। तो की मैनेजमेंट पर्सन कौन होगा? आपकी डेजिग्नेशन क्या है उससे कोई मतलब नहीं। डेजिग्नेशन आपकी कुछ भी हो सकती है। हो सकता है कि आप कोई पद होल्ड ना करते हो कंपनी के अंदर, आपकी कोई डेजिग्नेशन ना हो, फिर भी आपके पास पावर है फॉर प्लानिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग ऑफ दैट एंटरप्राइज फाइनेंशियल एंड ऑपरेटिंग पॉलिसीज। इन दैट केस यू आर की मैनेजमेंट पर्सन। जनरली जो कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर, जो कंपनी के मतलब जो है डायरेक्टर, जो कंपनी के की मैनेजर जो होते हैं, वो जनरली केएमपी कहलाते हैं, जिनके पास पावर होती है ऑफ प्लानिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग द फाइनेंशियल पॉलिसी एंड ऑपरेटिंग पॉलिसी ऑफ दैट एंटरप्राइज। तो डेजिग्नेशन ऑफ पर्सन इज नॉट रेलिवेंट, इट इज द पावर विच ही शी एक्सरसाइज इज रेलिवेंट। तो जनरली केएमपी में कौन कौन होता है? मैनेजिंग डायरेक्टर होता है और उसके रिलेटिव्स होते हैं, डायरेक्टर और उसके रिलेटिव्स होते हैं, और कोई भी ऐसा पर्सन जो प्लानिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग की पावर एक्सरसाइज करता है, और उसके रिलेटिव्स भी। इसका मतलब इंडिविजुअल कहीं पर भी, चाहे वो डायरेक्टर हो, चाहे वो केएमपी हो, कुछ भी हो, इंडिविजुअल जहां जहां होगा ना, तो उसके रिलेटिव उसके साथ में चलेंगे, समझे? तो जो पोजीशन इंडिविजुअल की होगी, जैसे एमडी की जो पोजीशन है, वही पोजीशन उसके रिलेटिव्स की होगी। अगर मान लीजिए मैनेजिंग डायरेक्टर रिलेटेड पार्टी है ना, तो उसका रिलेटिव भी मैनेजिंग मतलब रिलेटेड पार्टी होगा कंपनी के लिए। डायरेक्टर और उसके रिलेटिव, और कोई भी पर्सन और उसके रिलेटिव जो कंपनी के अंदर ऑपरेटिंग फाइनेंशियल पॉलिसी को या तो प्लान करते हैं, या डायरेक्ट करते हैं, या कंट्रोल करते हैं, समझे? तो ये हो गया की मैनेजमेंट पर्सन। अच्छा, रिलेटेड कौन होता है? रिलेटिव्स। जैसे अभी बात हुई ना कि मैनेजिंग डायरेक्टर एंड हिज रिलेटिव्स, तो रिलेटिव्स में कौन कौन आएगा बेटा? रिलेटिव्स में फादर आएंगे, मदर आएंगी, यानी दोनों पेरेंट्स आएंगे आपके, स्पाउस यानी हस्बैंड या वाइफ, ब्रदर यानी भाई, सिस्टर यानी बहन, सन यानी बेटा, और डॉटर्स यानी बेटी। बस, इसके अलावा कोई भी रिलेटिव में नहीं आएगा एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 18। कंपनी लॉ के हिसाब से कौन आएगा कौन नहीं आएगा मैं नहीं बोल सकता, लेकिन एएस 18 में बस यही लोग होते हैं जो रिलेटिव्स में आएंगे। इसका मतलब स्पाउस के फादर मदर नहीं आएंगे, स्पाउस के सिस्टर ब्रदर नहीं आएंगे, समझ गए? अपनी फैमिली, बस फादर मदर स्पाउस ब्रदर सिस्टर सन डॉटर, यानी इन लॉज जो होते हैं ना, वो नहीं आएंगे, समझे बच्चों? अच्छा, वीडियो को सब लोग लाइक करते चलें बेटा, वीडियो को लाइक जरूर कर दें ताकि वीडियो आगे बढ़े, तो कुछ लोगों का और का भला हो आपके साथ साथ, ठीक है?
अगर तुम मेरे को अपना रिलेटिव मानते हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, अगर नहीं मानते तो कोई बात नहीं। तो फादर, मदर, स्पाउस, ब्रदर, सिस्टर, सन और डॉटर्स। अच्छा, अब बात करते हैं हम रिलेटेड पार्टी की। रिलेटेड पार्टी क्या होती है? रिलेटेड पार्टी यानी रिलेटेड पार्टी कौन होगी, जरा ध्यान से सुनना। एज पर AS 18, रिलेटेड पार्टी मीन्स ए पार्टी विच कैन एक्सरसाइज कंट्रोल। समझे? रिलेटेड पार्टी मीन्स ए पार्टी विच कैन एक्सरसाइज कंट्रोल और सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस एट एनी टाइम ड्यूरिंग द ईयर। बेटा ये बात यहां पर इंपॉर्टेंट है, एट एनी टाइम ड्यूरिंग द ईयर। अगर कोई पार्टी किसी भी समय एक एंटिटी के अंदर या तो कंट्रोल एक्सरसाइज करती है या सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस एक्सरसाइज करती है, तो वो रिलेटेड पार्टी माना जाएगा उस साल के लिए। किसी भी समय अगर एक दिन के लिए भी आपने कंट्रोल एक्सरसाइज किया, एक दिन के लिए भी आपने सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस एक्सरसाइज किया, देन यू आर रिलेटेड पार्टी ऑफ दैट ईयर। और रिलेटेड पार्टी के दौरान अगर आपने उस कंपनी के साथ कोई भी ट्रांजैक्शन किया है तो उसका डिस्क्लोजर दिया जाता है, उसका डिस्क्लोजर दिया जाता है। यानी इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या है? डिस्क्लोजर देना, कि रिलेटेड पार्टी के साथ आपने जो भी ट्रांजैक्शन किए हैं ना, उसका डिस्क्लोजर देना पड़ेगा आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। आपको बताना पड़ेगा ये ट्रांजैक्शन है जो आपने रिलेटेड पार्टी के साथ में किए हुए हैं। समझे? आपने चाहे नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में ही रिलेटेड पार्टी के साथ कोई ट्रांजैक्शन किया है या जैसे भी आपने ट्रांजैक्शन किया है, आपको रिलेटेड पार्टी के साथ किए गए सारे ट्रांजैक्शन का डिस्क्लोजर देना पड़ता है। लेकिन हां, एक बात ध्यान देने वाली है, वो आप आगे भी पढ़ोगे। जब जिस पीरियड में आप रिलेटेड पार्टी थे, उस पीरियड में आपके द्वारा किए गए ट्रांजैक्शन का ही डिस्क्लोजर होगा। मतलब ये, जैसे आपका ईयर यहां शुरू हुआ, यहां पर खत्म हुआ, ये ईयर एंड है और ये ईयर का बिगनिंग है। अब आप रिलेटेड पार्टी यहां से यहां तक इस पीरियड के लिए रिलेटेड पार्टी थे, तो इस पीरियड में जो आपके साथ ट्रांजैक्शन हुए होंगे वही उसी का ही डिस्क्लोजर देना पड़ेगा। अगर आपने यहां से लेकर यहां कोई ट्रांजैक्शन किया था, इसका डिस्क्लोजर देने की जरूरत नहीं है। और रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप सीज होने के बाद कोई ट्रांजैक्शन किया, उसका भी डिस्क्लोजर देने की जरूरत नहीं है। तो डिस्क्लोजर उसी पीरियड के लिए दिया जाता है जिस पीरियड में रिलेशनशिप एग्जिस्ट करती थी ड्यूरिंग द ईयर। समझे? अगर मान लो आप 1 जनवरी से लेकर 1 जून तक रिलेटेड पार्टी थे, तो उसी पीरियड के ट्रांजैक्शन का डिस्क्लोजर देना है बस। अगर आप सिर्फ 15 दिन के लिए रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप था, तो 15 दिन के में किए गए ट्रांजैक्शन का ही डिस्क्लोजर देना है। उससे पहले या उसके बाद में आपने जो भी ट्रांजैक्शन किए हैं उसका सेपरेट डिस्क्लोजर देने की जरूरत नहीं है, एज पर AS 18। समझे? तो रिलेटेड पार्टी क्या होती है? रिलेटेड पार्टी वो पार्टी होती है विच एक्सरसाइज कंट्रोल और सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस एट एनी टाइम ड्यूरिंग द ईयर। अच्छा, उसके बाद अब रिलेटेड पार्टी को आइडेंटिफाई करना। सर मैंने 2 बार कर दिया लाइक। बेटा 2 बार नहीं करना है, 2 बार करते हो तो 1 बार करके वो खत्म हो जाता है। या तो 3 बार करो या 1 बार करो बस। ठीक है? तो जब 2 बार करते हो, 1 बार करोगे तो वो लाइक हो जाता है, दूसरी बार करते हो उसी को तो फिर वो लाइक किया हुआ खत्म हो जाता है। तो आइडेंटिफाइंग द रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप इन डिफरेंट सिचुएशन। तो रिलेटेड पार्टी कौन होती हैं? आप एक इंटरप्राइज सेलेक्ट करोगे, भाई मेरे लिए मिस्टर ए लिमिटेड इज रिपोर्टिंग एंटरप्राइज। तो फिर अगर ए लिमिटेड आपके लिए रिपोर्टिंग एंटरप्राइज है ना, तो फिर ए लिमिटेड के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे कि ए लिमिटेड के लिए कौन कौन रिलेटेड पार्टी है। क्या बी लिमिटेड ए के लिए रिलेटेड पार्टी है? अगर है तो क्यों? क्या सी लिमिटेड ए लिमिटेड के लिए रिलेटेड पार्टी है? अगर है तो क्यों? ठीक है? इसी तरीके से अगर बी लिमिटेड आपका रिलेटेड पार्टी है, तो बी लिमिटेड अगर आपका रिपोर्टिंग एंटरप्राइज है, तो बी के लिए देखोगे कौन कौन रिलेटेड पार्टी है, फिर देखोगे क्या ए लिमिटेड बी के लिए रिलेटेड पार्टी है? अगर है तो क्यों? सी लिमिटेड क्या बी के लिए रिलेटेड पार्टी है? अगर है तो क्यों? ये इस हिसाब से देखा जाता है रिलेटेड पार्टी। तो देखो यहां पर देखिए, पहला पैरा 3A, ये पैरा 3 है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 18 का, जो आपको बताता है कौन सी पार्टी आपके लिए रिलेटेड पार्टी है और कौन सी नहीं है। तो पहला पैरा 3A, 3B, 3C, 3C, 3D और 3E, ये 5 पैरा हैं जो आपको पढ़ने हैं। ठीक है? तो पहले पैरा 3A, तो 3A जरा देखिए, होल्डिंग सब्सिडरी एंड फेलो सब्सिडरी आर रिलेटेड पार्टी फॉर ईच अदर, दीज आर ग्रुप कंपनीज।
अब देखिए जो डेफिनेशन में दे रखा है ना, वो तो कुछ इस तरीके से दे रखा है कि व्हेन ए कंपनी कंट्रोल और इज कंट्रोल बाय और इज अंडर कॉमन कंट्रोल विद रिपोर्टिंग इंटरप्राइज देन दे आर रिलेटेड टू ईच अदर। इस तरीके से मैंने उसको सिंप्लीफाई कर दिया। क्या सिंप्लीफाई कर दिया? होल्डिंग, सब्सिडरी, फेलो सब्सिडरी, ये आपस में रिलेटेड पार्टी होती हैं। यानी एक होल्डिंग कंपनी है, उसकी जितनी भी सब्सिडरी हैं वो सब होल्डिंग और जितनी भी सब्सिडरी हैं सब आपस में रिलेटेड पार्टी हैं। समझे? सब रिलेटेड पार्टी हैं। मतलब ये जैसे एक कंपनी है ए लिमिटेड, अब ए की बी भी सब्सिडरी है, सी भी सब्सिडरी है, डी भी सब्सिडरी है, ई भी सब्सिडरी है। अगर ए रिपोर्टिंग एंटरप्राइज है तो ए के लिए बी रिलेटेड पार्टी, क्यों? क्योंकि ए बी को कंट्रोल करता है। ए के लिए सी भी रिलेटेड पार्टी, क्यों? क्योंकि ए सी को भी कंट्रोल करता है। ए के लिए डी भी रिलेटेड पार्टी, क्यों? क्योंकि ए डी को भी कंट्रोल करता है। ए के लिए ई भी रिलेटेड पार्टी, क्यों? क्योंकि ए ई को भी कंट्रोल करता है। अच्छा, अब अगर मैं यहां पर ले लेता हूं बी रिपोर्टिंग एंटरप्राइज है, तो बी के लिए ए रिलेटेड पार्टी है, क्यों? क्योंकि बी ए से कंट्रोल होता है। बी के लिए सी भी रिलेटेड पार्टी है, क्यों? क्योंकि बी और सी आपस में फेलो सब्सिडरी हैं। बी के लिए डी भी रिलेटेड पार्टी है, क्योंकि बी एंड डी आपस में फेलो सब्सिडरी हैं। बी के लिए ई भी रिलेटेड पार्टी है, क्यों? क्योंकि बी और ई आपस में फेलो सब्सिडरी हैं। इसी तरीके से अगर सी रिपोर्टिंग एंटरप्राइज है तो सी के लिए ए भी रिलेटेड पार्टी है, बी भी रिलेटेड पार्टी, डी भी, ई भी। डी के लिए भी ए भी रिलेटेड पार्टी, बी भी रिलेटेड पार्टी, सी भी रिलेटेड पार्टी, ई भी रिलेटेड पार्टी, और ई के लिए भी ये सारी कंपनी रिलेटेड पार्टी हैं। तो जो होल्डिंग होती है, सब्सिडरीज होती हैं और जो फेलो सब्सिडरीज होती हैं वो सब आपस में एक दूसरे से रिलेटेड होती हैं। हम AS 18 में इनको ग्रुप कंपनीज बोलते हैं। समझ गए? AS 18 में हम इनको क्या बोलते हैं? ग्रुप कंपनीज। नॉर्मली जब हम ग्रुप कंपनीज की बात करते हैं ना तो उसमें एसोसिएट और ज्वाइंट वेंचर भी आता है, लेकिन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 18 में जब मैं ग्रुप कंपनी बोलूंगा तो ग्रुप कंपनी में सिर्फ क्या क्या आएगा? होल्डिंग, सब्सिडरी और फेलो सब्सिडरीज, बस। ठीक है जी। रिपोर्टिंग एंटरप्राइज का मतलब होता है जिसके लिए हम काम कर रहे हैं, जिसके लिए हम काम कर रहे हैं वो रिपोर्टिंग एंटरप्राइज है। मतलब जिसके पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं कि ये जैसे मैं देख रहा हूं कि मेरे लिए कौन कौन रिलेटेड पार्टी है, तो मैं रिपोर्टिंग एंटरप्राइज हूं। जैसे यहां पर जब मैं ए के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहा हूं कि ए के लिए कौन रिलेटेड पार्टी है कौन नहीं है, तो ए यहां पर रिपोर्टिंग एंटरप्राइज है। अब अगर मैं बी के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहा हूं कि भाई मैं बी में काम कर रहा हूं, मैं बी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहा हूं, तो बी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूंगा मैं कि बी के लिए ए रिलेटेड है या नहीं, बी के लिए सी रिलेटेड है या नहीं, डी रिलेटेड है या नहीं, ई रिलेटेड है या नहीं। समझ में आ रही है बात? तो यहां पर इसको रिपोर्टिंग एंटरप्राइज बोलते हैं। रिपोर्टिंग एंटरप्राइज मतलब जिसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते वक्त आप देख रहे हो उसके लिए कौन रिलेटेड पार्टी है और कौन रिलेटेड पार्टी नहीं है। तो ये हो गया 3A। तो 3A में होल्डिंग, सब्सिडरी और फेलो सब्सिडरी एक दूसरे के रिलेटेड पार्टीज होते हैं। अच्छा, आगे बढ़ते हैं बेटा। पैरा 3B एसोसिएट और ज्वाइंट वेंचर को डील करता है। पैरा 3B ज्वाइंट वेंचर और एसोसिएट को डील करता है। तो देखिए जरा, व्हेन एन एंटरप्राइज एक्सरसाइज सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस ओवर अनदर एंटरप्राइज देन बोथ दीज एंटरप्राइज आर रिलेटेड टू ईच अदर। अब जरा यहां पर देखो, ए बी में 20% या उससे ज्यादा होल्ड करता है, तो ए अगर रिपोर्टिंग एंटरप्राइज है तो ए के लिए बी रिलेटेड पार्टी है। क्यों? क्योंकि ए बी में सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस एक्सरसाइज करता है। अगर बी रिपोर्टिंग एंटरप्राइज है तो बी के लिए ए रिलेटेड पार्टी है। क्यों? क्योंकि बी ए से सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस होता है, तो ये दोनों आपस में रिलेटेड पार्टी कहलाएंगे। तो जब एक एंटिटी किसी दूसरे एंटिटी को सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस करती है तो वो दोनों एंटिटी आपस में क्या होती हैं? रिलेटेड पार्टी होती हैं। बोलो जी, ये बात समझ में आ रही है? जल्दी से फटाफट बोलो, ये बात समझ में आ रही है? ठीक है। अच्छा, व्हेन एन एंटरप्राइज हैज ए ज्वाइंट कंट्रोल देन ज्वाइंट वेंचर एंड को-वेंचरर आर रिलेटेड टू ईच अदर। अगर दो एंटिटी आपस में किसी एक एंटिटी को कंट्रोल करते हैं, यानी ज्वाइंटली कंट्रोल करते हैं, तो ज्वाइंट वेंचर और जो उसको कंट्रोल कर रहा है वो दोनों आपस में रिलेटेड पार्टी होते हैं। सर मतलब जैसे ए और बी सी को ज्वाइंटली कंट्रोल करते हैं। सी ने 50% सी में ए ने खरीद रखा है, 50% बी ने। तो अगर सी लिमिटेड रिपोर्टिंग एंटरप्राइज है तो सी के लिए ए रिलेटेड पार्टी है। क्यों? क्योंकि सी ए को ए से ज्वाइंटली कंट्रोल होता है। सी के लिए बी भी रिलेटेड पार्टी है।
क्यों? क्योंकि सी बी से ज्वाइंटली कंट्रोल होता है। अब सवाल उठता है, सर ए और बी आपस में क्या रिलेटेड पार्टी हैं? क्या ए और बी आपस में रिलेटेड पार्टी हैं? द आंसर इज नो। बेटा को-वेंचरर आर नॉट रिलेटेड टू ईच अदर। इसी तरीके से फेलो एसोसिएट आर नॉट रिलेटेड टू ईच अदर। समझ में आ रही है बात? फेलो एसोसिएट, जैसे फेलो सब्सिडरी आपस में रिलेटेड पार्टी होती हैं, लेकिन फेलो एसोसिएट आपस में रिलेटेड पार्टी नहीं होते। सर मतलब ये, जैसे यहां पर देख लो, एक कंपनी है ए लिमिटेड 40% होल्ड करता है बी लिमिटेड में, और ए लिमिटेड 30% होल्ड करता है सी लिमिटेड में। तो अगर ए लिमिटेड रिपोर्टिंग एंटरप्राइज है तो ए के लिए बी रिलेटेड पार्टी है, ए के लिए सी भी रिलेटेड पार्टी है। अगर मैं बात करूं बी लिमिटेड अगर रिपोर्टिंग एंटरप्राइज है तो बी के लिए सिर्फ ए लिमिटेड रिलेटेड पार्टी है, सी लिमिटेड रिलेटेड पार्टी नहीं है। क्यों? क्योंकि फेलो एसोसिएट आपस में रिलेटेड पार्टी नहीं होते। सी के लिए भी सिर्फ बी लिमिटेड, मतलब सी के लिए सिर्फ ए लिमिटेड रिलेटेड पार्टी है, सी के लिए बी लिमिटेड रिलेटेड पार्टी नहीं है। फेलो एसोसिएट आपस में रिलेटेड पार्टी नहीं होते। लेकिन अगर मैं यहां पर एक जगह कंट्रोल कर दूं और एक जगह सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस, मतलब जैसे ए लिमिटेड यहां पर 60% होल्ड करती है बी लिमिटेड में, और ए लिमिटेड 40% होल्ड करती है सी लिमिटेड में। अब यहां पर ए लिमिटेड के लिए बी तो रिलेटेड है ही, सी भी रिलेटेड है। बी के लिए जरा देखो, बी के लिए ए भी रिलेटेड है और सी भी रिलेटेड है। सर क्यों? क्योंकि देखो यहां पर ए बी को कंट्रोल करता है, तो होल्डिंग और सब्सिडरी नॉर्मली एक ही मानी जाती हैं सब्सटेंस में। सब्सटेंस में अगर देखो तो होल्डिंग प्लस सब्सिडरी इज ए सिंगल एंटिटी, मतलब जो ए है वही बी है। तो अगर ए का बी में सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है तो हम कहेंगे भाई बी का भी सी में सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस मान लो, यानी बी और सी आपस में रिलेटेड पार्टी हैं। बी और सी आपस में रिलेटेड पार्टी हैं, क्योंकि जो ए कहेगा वो बी को करना पड़ेगा। समझ में आ रही बात? तो जहां पर एक कंपनी कंट्रोल कर रही है तो वहां पर वो तीनों आपस में रिलेटेड पार्टी हो जाएंगे। बेटा को-वेंचरर आपस में रिलेटेड नहीं होते, मैंने बोला ना अभी, को-वेंचरर आपस में रिलेटेड नहीं होते। जैसे ए और बी, ए बी सी को कंट्रोल करता है, बी भी सी को कंट्रोल करता है, यानी ए और बी दोनों सी को ज्वाइंटली कंट्रोल करते हैं। तो यहां पर सी के लिए ए रिलेटेड पार्टी, सी के लिए बी भी रिलेटेड पार्टी, लेकिन ए के लिए सी रिलेटेड पार्टी है, ए के लिए बी रिलेटेड पार्टी नहीं है, यानी आपस में ये को-वेंचरर जो है ना वो आपस में रिलेटेड नहीं है। समझ गए? ठीक है सर। यहां पर एक एग्जांपल, ए लिमिटेड होल्ड 40% शेयर इन बी लिमिटेड एंड बी लिमिटेड होल्ड 30% शेयर इन सी लिमिटेड। एक्सप्लेन रिलेशन ऑफ पार्टीज। एक्सप्लेन रिलेशन ऑफ पार्टीज। तो बी लिमिटेड रिलेटेड है ए लिमिटेड का, ठीक है। सी लिमिटेड इज नॉट रिलेटेड पार्टी ऑफ ए लिमिटेड, यानी जहां पर एसोसिएट का चेन होगा, सब्सिडरी यानी सब्सिडरी का अगर चेन होगा तो वो रिलेटेड पार्टी है, लेकिन एसोसिएट का अगर चेन होगा तो रिलेटेड पार्टी नहीं होते। जैसे मैं यहां पर बोल रहा हूं, ए बी में 60% होल्ड करता है और बी सी में 70% होल्ड करता है, तो ए के लिए बी भी रिलेटेड पार्टी है और ए के लिए सी भी रिलेटेड पार्टी है। क्यों? क्योंकि ए जो है वो इनडायरेक्टली सी को कंट्रोल कर रहा है थ्रू बी। लेकिन अगर मैं यहां पर अगर चेन बनाऊं एसोसिएट का, ए बी में 40% होल्ड करता है और बी सी में 30% होल्ड करता है, तो यहां पर ए और बी आपस में रिलेटेड पार्टी हैं, बी और सी आपस में रिलेटेड पार्टी हैं, लेकिन ए और सी का आपस में कोई रिलेशनशिप नहीं है। समझे? यह बात समझ में आ रही है? मतलब सब्सिडरी की चेन जो है उसमें रिलेटेड पार्टी होगा, लेकिन एसोसिएट की चेन अगर है तो रिलेटेड पार्टी नहीं होगा। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। चलिए, ये मैंने कुछ एग्जाम्पल दिए हैं, आप लोग इसको पढ़ लेना, और कुछ इसमें कोई खास बात है नहीं। अब मैं आता हूं पैरा 3C में। पैरा 3C है की मैनेजमेंट पर्सन से रिलेटेड। AS 18 कहता है पैरा 3C के हिसाब से की मैनेजमेंट पर्सन एंड उसका रिलेटिव रिपोर्टिंग इंटरप्राइज के लिए रिलेटेड पार्टी होगा। सर मतलब ये ए लिमिटेड जो है ना एक कंपनी है, ए लिमिटेड के लिए मिस्टर ए जो है ना वो KMP है,
तो ए लिमिटेड के लिए मिस्टर ए रिलेटेड पार्टी माना जाएगा और मिस्टर ए के जो भी रिलेटिव हैं वो भी ए लिमिटेड के लिए रिलेटेड पार्टी है। अब ए के रिलेटिव कौन होंगे? इंडिविजुअल के रिलेटिव मैंने आपको बताए थे, फादर, मदर, स्पाउस, ब्रदर, सिस्टर, डॉटर, सन। ये रिलेटेड पार्टी होते, मतलब रिलेटिव्स होते हैं। समझ में आ गई बात? जल्दी फटाफट बोलो। सर अगर बी होल्डिंग होगा तो क्या होगा? बेटा मैं ऐसे समझ नहीं पा रहा हूं, आप मेरे को एग्जाम्पल लिखकर भेज दो, आप क्या बोलना चाह रहे हो? बी होल्डिंग होगा मतलब आप ये बोलना चाह रहे हो कि बी का 60% है ए में और ए का 40% है सी में, ये बोलना चाह रहे हो आप? यानी बी का ए में 60% है और ए का 40% सी में है, ये बोल रहे हो? तो अगर ये केस है तो बी के लिए सी कौन है, ए कौन है? रिलेटेड पार्टी है, कंट्रोल करता है, और ए का सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है, तो इनडायरेक्टली बी का भी सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस होगा सी में, तो यहां पर बी और सी रिलेटेड पार्टी होंगे। यानी अगर ए सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस एक्सरसाइज करता है तो इनडायरेक्टली बी भी सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस एक्सरसाइज करता है सी में। क्यों? क्योंकि बी ए को कंट्रोल करेगा। अब ए का बी के सी के अंदर सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है तो इनडायरेक्टली बी का भी सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है, क्योंकि ए और बी तो लगभग एक ही हो गए ना। समझ में आ रही बात? ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अब ज्यादा दिमाग मत लगाओ। आइए, की मैनेजमेंट पर्सन और उसके रिलेटिव रिपोर्टिंग इंटरप्राइज के लिए रिलेटेड पार्टी होते हैं। मैंने कहा ए लिमिटेड रिपोर्टिंग इंटरप्राइज है, ए लिमिटेड का मिस्टर ए एक केएमपी है, तो ए लिमिटेड के लिए मिस्टर ए और उसके रिलेटिव्स सारे के सारे रिलेटेड पार्टी कहलाएंगे। ठीक है जी, ठीक है सर। अच्छा, पैरा 3D देखिए, अगर कोई इंडिविजुअल किसी कंपनी के अंदर या इंटरप्राइज के अंदर सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस एक्सरसाइज करता है या कंट्रोल एक्सरसाइज करता है, देन सच इंडिविजुअल एंड हिज रिलेटिव विल बी रिलेटेड पार्टी फॉर सच इंटरप्राइज। सर मतलब ये जरा देख लो ध्यान से, मिस्टर ए 60% होल्ड करता है किसमें? ए लिमिटेड में, तो ए लिमिटेड के लिए मिस्टर ए और उसके रिलेटिव रिलेटेड पार्टी होंगे। मिस्टर ए 40% होल्ड करता है किसमें? ए लिमिटेड में, तो इसका मतलब मिस्टर ए 40% होल्ड करता है, तो मतलब सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस एक्सरसाइज करता होगा। तो यहां पर मिस्टर ए लिमिटेड के लिए रिलेटेड पार्टी होगा और मिस्टर ए के जितने भी रिलेटिव्स होंगे वो सब ए के लिए, ए लिमिटेड के लिए रिलेटेड पार्टी होंगे। समझे? तो यहां पर यही बात बोली हुई है, व्हेन एन इंडिविजुअल डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एक्सरसाइज कंट्रोल और हैव सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस ओवर एन एंटरप्राइज, देन सच इंडिविजुअल एंड हिज रिलेटिव्स विल बी रिलेटेड पार्टी फॉर सच एंटरप्राइज। तो अगर कोई इंडिविजुअल किसी इंटरप्राइज को कंट्रोल करता है तो वो इंडिविजुअल उस इंटरप्राइज के लिए रिलेटेड पार्टी होगा और उस इंडिविजुअल के रिलेटिव्स भी उस इंटरप्राइज के लिए रिलेटेड पार्टी होंगे। समझ में आ गई बात? अच्छा, इसके अलावा अगर कोई इंडिविजुअल किसी इंटरप्राइज को सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस करता है, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस एक्सरसाइज करता है, तब भी उस इंटरप्राइज के लिए वो इंडिविजुअल और उसके रिलेटिव रिलेटेड पार्टी होंगे। ठीक है, एग्जांपल देख लो जरा। Mr. Arman holds 60% share in A Limited. Here, Mr. Arman and his relative will be related party for A Limited because Mr. Arman control A Limited. Mr. Arman holds 70% in A Limited. Explain, Mrs. Arman will be related party for A Limited or not? बिल्कुल होंगी। अगर मिस्टर अरमान ए लिमिटेड को कंट्रोल करता है तो ए लिमिटेड के लिए मिस्टर अरमान तो रिलेटेड पार्टी है ही, मिस्टर अरमान के जो भी रिलेटिव्स हैं वो भी रिलेटेड पार्टी होंगे, तो जो स्पाउस है वो रिलेटिव में आती है, तो मिस्टर अरमान की जो वाइफ हैं वो भी आपकी क्या होंगी? रिलेटेड पार्टी होंगी ए लिमिटेड के लिए। मिस्टर अरमान होल्ड 40% इन ए लिमिटेड। हियर मिस्टर अरमान एंड हिज रिलेटिव विल बी रिलेटेड पार्टी फॉर ए लिमिटेड बिकॉज मिस्टर अरमान हैज सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस इन ए लिमिटेड। समझे? अच्छा, और अब आते हैं पैरा 3E। पैरा 3E ये लास्ट पैरा है बेटा। पैरा 3E क्या है? वेयर एन इंडिविजुअल एक्सरसाइज कंट्रोल
or is KMP in two different enterprises, then such two different enterprise will be treated as related to each other. सर मतलब ये जैसे मिस्टर ए जो है ना, मिस्टर ए 60% होल्ड करता है ए लिमिटेड में और मिस्टर ए 70% होल्ड करता है बी लिमिटेड में। तो मिस्टर ए जो है ना वो दोनों एंटिटीज को कंट्रोल कर रहा है। तो यहां पर जो ए लिमिटेड और बी लिमिटेड है ना, ये आपस में रिलेटेड पार्टी कहलाएंगी। ये आपस में रिलेटेड पार्टी कहलाएंगी। यानी ए लिमिटेड के लिए मिस्टर ए और उसके रिलेटिव तो रिलेटेड पार्टी है ही, साथ में ए लिमिटेड के लिए बी लिमिटेड भी रिलेटेड पार्टी है, क्योंकि ये कॉमन पेरेंट से कंट्रोल होते हैं। तो इनका कॉमन पेरेंट कौन है? मिस्टर ए। अच्छा, यही बात केएमपी के लिए बोल रहा है। मैं कहता हूं 60% और 70% छोड़ो, मिस्टर ए जो है ना वो केएमपी है, इसका भी केएमपी है और इसका भी केएमपी है। यानी ये दो कंपनीज के अंदर केएमपी है, तो ये दोनों कंपनी आपस में रिलेटेड पार्टी कहलाएंगी। क्योंकि अगर वो केएमपी है ना तो वो इसके भी डिसीजन को इन्फ्लुएंस करता होगा या डिसीजन को कंट्रोल करता होगा और इसके भी डिसीजन को कंट्रोल करता होगा। समझ में आ गई बात? तो यहां पर वही लिखा हुआ है, वेयर an individual exercise control or is KMP in two different enterprise, then such two enterprise will be treated as related to each other. समझे? अच्छा, मिस्टर अरमान होल्ड 60% शेयर इन ए लिमिटेड एंड 70% इन बी लिमिटेड। ही इज ऑल्सो केएमपी इन सी लिमिटेड, वो सी लिमिटेड का केएमपी भी है। तो इसका मतलब यहां पर ए, बी और सी आपस में रिलेटेड पार्टी होंगी, क्योंकि दो कंपनी को वो कंट्रोल करता है शेयर परचेस करके और एक में वो केएमपी है। तो एक एज ए केएमपी या तो सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस करता होगा या फिर उसको कंट्रोल करता होगा। तो फिर ये आपस में ए, बी, सी तीनों ही आपस में क्या हो गई? रिलेटेड पार्टी हो गई। अच्छा, अगर एक बात और ध्यान देना है यहां पर, अगर देखिए कुछ कंपनी के डायरेक्टर किसी दूसरी कंपनी में प्रोफेशनल कैपेसिटी में जाते हैं, प्रोफेशनल कैपेसिटी में अगर जाते हैं तो फिर वो रिलेटेड पार्टी नहीं माने जाएंगे। यानी प्रोफेशनल कैपेसिटी में अगर आप जा रहे हो, ठीक है, प्रोफेशनल कैपेसिटी वही जो मतलब आपका जो काम है ना, जो मतलब आप कोई डिग्री होल्ड करते हो, आप आर्किटेक्ट हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो या कुछ और हो, जिसकी वजह से आप प्रोफेशनल सर्विसेज दे रहे हो वहां पर, तो फिर उस केस में आप रिलेटेड पार्टी नहीं कहलाओगे। समझ गए? समझ गए सर। अच्छा, कुछ रिलेटेड पार्टी नहीं होते। एज पर AS 18 क्या क्या रिलेटेड पार्टी में नहीं आएगा? अगर किसी एंटिटी का पास सिंगल कस्टमर है, सिंगल सप्लायर है, सिंगल डिस्ट्रीब्यूटर है, एजेंट है, तो वो रिलेटेड पार्टी में नहीं आएगा। आप ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में आप ट्रांजैक्शन करते हो भाई, सिंगल सप्लायर हो गए, सिंगल कस्टमर हो गए, सिंगल डिस्ट्रीब्यूटर हो गए, तो आपका कुछ ना कुछ तो इन्फ्लुएंस होगा उस कंपनी के ऊपर। लेकिन फिर भी AS 18 कहता है ये रिलेटेड पार्टी के दायरे से बाहर है। ट्रेड यूनियंस का अच्छा खासा इन्फ्लुएंस होता है एंटरप्राइज के ऊपर, तो वो ट्रेड यूनियंस भी समझ लीजिए आपके रिलेटेड पार्टी नहीं माने जाएंगे। फाइनेंस प्रोवाइड करने वाले लोग, उनका भी इन्फ्लुएंस होता है कंपनी के ऊपर, लेकिन फिर भी वो रिलेटेड पार्टी नहीं माने जाएंगे। स्टेट कंट्रोल एंटरप्राइज मतलब गवर्नमेंट कंपनीज जो होती हैं। अब जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट SBI को भी कंट्रोल करता है, PNB को भी कंट्रोल करता है, लेकिन फिर भी SBI और PNB आपस में रिलेटेड पार्टी नहीं होंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को भी कंट्रोल करता है और कोल इंडिया को भी कंट्रोल करता है, लेकिन फिर भी वो दोनों आपस में रिलेटेड पार्टी नहीं कहलाएंगी। तो जो स्टेट कंट्रोल एंटरप्राइज होते हैं, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू कंट्रोल होते हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू कंट्रोल होते हो, वो रिलेटेड पार्टी नहीं होंगे आपस में। ठीक है? और when KMPs of an entity join another entity as in their individual capacity as professionals, then both such entities are not treated as related party to each other. यानी हमारे एक कंपनी है, उसमें देखो मैं KMP हूं और मैंने दूसरी कंपनी एज प्रोफेशनल ज्वाइन की है, यानी प्रोफेशनल कैपेसिटी में। ठीक है? तो फिर वो कंपनी और जो मेरी कंपनी है वो आपस में रिलेटेड पार्टी नहीं होंगे। उम्मीद है ये बात समझ में आ गई होगी सबके। तो कौन कौन रिलेटेड पार्टी में नहीं आता? सिंगल कस्टमर, सिंगल सप्लायर, सिंगल डिस्ट्रीब्यूटर, एजेंट,
ये रिलेटेड पार्टी में नहीं आएंगे। ट्रेड यूनियन रिलेटेड पार्टी में नहीं आएगा। प्रोवाइडर ऑफ फाइनेंस रिलेटेड पार्टी में नहीं आएगा। स्टेट कंट्रोल एंटरप्राइज रिलेटेड पार्टी में नहीं आएगा। और जो केएमपी या डायरेक्टर इंडिविजुअली, ठीक है, या इंडिविजुअल कैपेसिटी में एज प्रोफेशनल ज्वाइन करते हैं किसी दूसरी एंटिटी को, तो वो भी रिलेटेड पार्टी में नहीं आएगा। अच्छा, अब डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट कैसे होती हैं एएस 18 के हिसाब से? डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट कैसे होती हैं और क्या होती हैं? देखो, डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट जो होगी ना, वो इस बात पर डिपेंड करेगा कि आपका रिलेशनशिप इंटरप्राइज के साथ किस तरह का है। यानी रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप कंट्रोल की वजह से है या अदर देन कंट्रोल है। अगर रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप कंट्रोल की वजह से एग्जिस्ट है, इन दैट केस डिस्क्लोजर अबाउट रिलेटेड पार्टी देना ही पड़ेगा, चाहे आपने उस इंटरप्राइज के साथ कोई ट्रांजैक्शन किया हो या ना किया हो। यानी मैं एक इंटरप्राइज हूं, मेरा एक रिलेटेड पार्टी है। अब वो रिलेटेड पार्टी क्यों है? अगर कंट्रोल की वजह से है, मैं उसको कंट्रोल करता हूं या वो मेरे को कंट्रोल करता है, अगर कंट्रोल की वजह से है तो डिस्क्लोजर हमें देना ही पड़ेगा, चाहे हमने आपस में कोई ट्रांजैक्शन किया हो या ना किया हो। यानी नाम बताना पड़ेगा कि हम किस किस को कंट्रोल करते हैं। लेकिन अगर अदर देन कंट्रोल रिलेशनशिप एग्जिस्ट करती है, तो डिस्क्लोजर तभी देना पड़ेगा जब हमने आपस में कोई ट्रांजैक्शन किए होंगे। यानी ट्रांजैक्शन किए होंगे तभी डिस्क्लोजर देना है, अदरवाइज डिस्क्लोजर देने की जरूरत नहीं है। और जिस पीरियड के ट्रांजैक्शन हुए हैं, जिस पीरियड में रिलेशनशिप एग्जिस्ट करती है ना, उसी पीरियड के ट्रांजैक्शन का डिस्क्लोजर देना है। अगर मान लीजिए, मैं अभी फिर से बता देता हूं, अगर मान लीजिए मेरा अकाउंटिंग ईयर शुरू होता है 1/4/2023 से लेकर 31 मार्च 2024 तक। अब एक पार्टी, मेरी रिलेटेड पार्टी 1 मई से लेकर 31 अक्टूबर तक रिलेटेड पार्टी रही। समझे? यानी यहां पर रिलेशनशिप शुरू हुआ और यहां पर आकर खत्म हो गया, यहां ब्रेकअप हो गया। यहां पर शुरू हुआ, यहां ब्रेकअप हो गया। बहुत कम लाइफ थी, सिर्फ 6 महीने में ही ब्रेकअप हो गया। तो जो ट्रांजैक्शन के डिस्क्लोजर देने हैं ना, वो इसी पीरियड में जो हुए होंगे ट्रांजैक्शन, उसी का ही डिस्क्लोजर देना है। इससे पहले जो ट्रांजैक्शन आपस में हुए थे, उसका भी डिस्क्लोजर देने की जरूरत नहीं है। इससे पहले, इसके बाद में जो ट्रांजैक्शन हुए, उसका भी डिस्क्लोजर देने की जरूरत नहीं है। डिस्क्लोजर सिर्फ इसी पीरियड के लिए देना है। बोलो जी। अरे बेटा, हरि भारती क्यों फालतू के चक्कर में पड़ा हुआ है? इसे पढ़ना। जो पढ़ा रहा हूं उस पर ध्यान नहीं है तेरा, एक ही चीज पे अटका हुआ है भाई। कोई केस ऐसा नहीं बनेगा जैसे तू बनाकर भेज रहा है, ठीक है? तो चुपचाप जो है, जो पढ़ा रहा हूं उस पर ध्यान दे। फालतू में दिमाग इधर उधर अटकाए बैठे रहो, एक ही जगह सुई टिकी हुई है उसकी, ठीक है? तो जो है 1/5 से लेकर 31 अक्टूबर तक जो भी ट्रांजैक्शन हुए होंगे, उसी का ही डिस्क्लोजर देना है ना। उससे पहले के साथ, पहले उसके साथ कोई ट्रांजैक्शन हुआ था, उसका भी डिस्क्लोजर नहीं देना। और जो 31 अक्टूबर के बाद अगर उसके साथ कोई ट्रांजैक्शन हुआ, तो उसका भी डिस्क्लोजर नहीं देना। बोलो, ये बात समझ में आ रही है सबको? जल्दी से फटाफट बोलो, ठीक है? तो कंट्रोल, अब मैं यहां पर जरा आपको पढ़वा देता हूं। एज पर एएस 18, डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट आर बेस्ड ऑन एग्जिस्टेंस ऑफ कंट्रोल। इफ देयर इज रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप एग्जिस्ट ड्यू टू कंट्रोल, then related party disclosure will be given even if there is no transaction during the year with related party. अगर कंट्रोल की वजह से रिलेशनशिप है, तो डिस्क्लोजर आपको देना ही पड़ेगा, चाहे ट्रांजैक्शन हुआ हो या ना हुआ हो। बट व्हेन रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप एग्जिस्ट ड्यू टू any other reason, yani other than control, then disclosure are required only when there is transaction between related parties during the year. यानी अगर अदर देन कंट्रोल की वजह से रिलेशनशिप है, तो डिस्क्लोजर आपको देना ही पड़ेगा। डिस्क्लोजर तभी देना पड़ेगा जब ट्रांजैक्शन हुए होंगे। अगर ट्रांजैक्शन नहीं हुए हैं, तो कोई डिस्क्लोजर देने की जरूरत नहीं है। समझ में आ गई बात? जी सर। चलिए, अब आता है जरा डिस्क्लोजर में क्या क्या देना है, क्या क्या डिस्क्लोजर है। डिस्क्लोजर की रिक्वायरमेंट क्या क्या है? इफ देयर हैव बीन ट्रांजैक्शन बिटवीन रिलेटेड पार्टीज ड्यूरिंग द एग्जिस्टेंस ऑफ ए रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप, द रिपोर्टिंग एंटरप्राइज शुड डिस्क्लोज द फॉलोइंग। क्या क्या डिस्क्लोजर देने हैं? सबसे पहले, नेम ऑफ द ट्रांजैक्शन ट्रांजैक्टिंग रिलेटिंग पार्टी। रिलेटेड पार्टी क्या नाम क्या है वो बताइए। डिस्क्रिप्शन ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन द पार्टीज, रिलेशनशिप का क्या डिस्क्रिप्शन है। डिस्क्रिप्शन ऑफ द नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन, कौन कौन से ट्रांजैक्शन हुए उसका डिस्क्रिप्शन देना पड़ेगा। वॉल्यूम एंड अमाउंट ऑफ द ट्रांजैक्शन,
प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स ऑन ट्रांजैक्शन विद रिलेटेड पार्टी, ये बताना पड़ेगा। अमाउंट रिटन ऑफ और रिटन बैक इन द पीरियड इन रिस्पेक्ट ऑफ डेट ड्यू फ्रॉम और टू रिलेटेड पार्टी, यानी बैड डेट्स हुआ या बैड डेट्स रिकवर्ड हुआ उसका डिस्क्लोजर देना पड़ेगा। और कोई भी ऐसी डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट जो बेटर प्रेजेंटेशन के लिए जरूरी है वो सारा आपको डिस्क्लोजर देना पड़ेगा। समझ गए बच्चों? ये हो गया डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट, यानी क्या क्या डिस्क्लोजर देना है ये वो बात हो गई। समझ गए? अच्छा, अब क्या क्या डिस्क्लोजर हैं जरा लिस्ट ऑफ रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन टू बी डिस्क्लोज। क्या क्या? परचेज और सेल ऑफ गुड्स, परचेज और सेल ऑफ फिक्स्ड असेट, रेंडरिंग और रिसीविंग ऑफ सर्विसेज, एजेंसी अरेंजमेंट अगर कोई हुई है, लीजिंग और हायर परचेज अरेंजमेंट हुआ है, ट्रांसफर ऑफ रिसर्च, ये सब एग्जांपल हैं जो जो आपको डिस्क्लोजर देना पड़ सकता है अगर आपस में ट्रांजैक्शन हुए हैं तो। लाइसेंसिंग एग्रीमेंट अगर कोई हुआ है आपस में, फाइनेंस अगर एक दूसरे को दिया लिया है तो वो बताना पड़ेगा, गारंटी और कोलेटरल्स हैं आपस के वो बताने पड़ेंगे, मैनेजमेंट कंट्रोल और इंक्लूडिंग डेपुटेशन ऑफ एम्प्लॉइज, एक दूसरे के एम्प्लॉय को एक दूसरे की जगह भेज दिया, ठीक है, इसके ऊपर कोई ट्रांजैक्शन है तो वो सब बताना पड़ेगा। और यहां पर जरा देखिए क्या लिखा है, ट्रांजैक्शन विच वर मेड विद रिलेटेड पार्टी व्हेन रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप वाज एग्जिस्ट आर रिक्वायर्ड टू बी डिस्क्लोज्ड। जो बातें मैंने बताई थी वो यहां पर देखो नोट में लिखा हुआ है। सिर्फ उन्हीं ट्रांजैक्शन का डिस्क्लोजर देना है जो रिलेशनशिप जब एग्जिस्ट करती थी तब हुए हैं। इट मींस ट्रांजैक्शन विच वर मेड आफ्टर द रिलेशनशिप सीज आर नॉट रिक्वायर्ड टू बी डिस्क्लोज्ड। रिलेशनशिप सीज हो गई उसके बाद में रिलेटेड जो उस पार्टी के साथ में अगर कोई ट्रांजैक्शन हुआ है तो उसका आपको डिस्क्लोजर देने की जरूरत नहीं है। लो जी बच्चों, ये AS 18 हो गया फिनिश। AS 18 हो गया आपका फिनिश। अब आइए इससे रिलेटेड जो है ना हम कुछ क्वेश्चंस जरा देख लेते हैं। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस देख लेते हैं। जो स्टडी मॉड्यूल के क्वेश्चन है ना वही मैं आपको करवाता हूं, स्टडी मॉड्यूल के क्वेश्चंस। आइए फटाफट स्टडी मॉड्यूल के क्वेश्चंस मैं आपको करवाता हूं। आइए इलस्ट्रेशन नंबर 1 देखो। इलस्ट्रेशन नंबर 1, आइडेंटिफाई द रिलेटेड पार्टीज इन द फॉलोइंग केसेस एज पर AS 18। A लिमिटेड होल्ड 51% ऑफ B लिमिटेड, तो A B के 51% होल्ड करता है, ठीक है जी। B होल्ड 51% ऑफ O लिमिटेड, अच्छा B O लिमिटेड के 51% होल्ड करता है, ओके। Z लिमिटेड होल्ड 49% ऑफ O लिमिटेड। अब एक कंपनी है Z लिमिटेड जो होल्ड करता है 49% ऑफ O लिमिटेड, ये रिलेशनशिप है। अब आपसे कहता है रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप बताओ। अब ये नहीं पूछा किसके लिए, यानी रिपोर्टिंग इंटरप्राइज कौन है, तो आपको सबके लिए बताना पड़ेगा। अगर नहीं बोलता है कुछ तो सबके लिए बताना पड़ेगा। अब मैं कहता हूं अगर A लिमिटेड रिपोर्टिंग इंटरप्राइज है तो जरा देखो A के लिए B रिलेटेड पार्टी है, क्यों? क्योंकि A B को कंट्रोल करता है। A के लिए O भी रिलेटेड पार्टी है, A के लिए O भी रिलेटेड पार्टी है, क्यों? क्योंकि A O को कंट्रोल करता है इनडायरेक्टली। कैसे? क्योंकि A B की सब्सिडरी है और B यानी B A की सब्सिडरी है और O B की सब्सिडरी है, तो इनडायरेक्टली O A की भी सब्सिडरी है। तो यहां पर A, अगर मैं बात करूं A रिपोर्टिंग इंटरप्राइज है तो A के लिए B रिलेटेड पार्टी है और A के लिए O भी रिलेटेड पार्टी है, क्योंकि A B को तो डायरेक्टली कंट्रोल करता है, A O को इनडायरेक्टली कंट्रोल करता है। अच्छा, अगर रिपोर्टिंग इंटरप्राइज B लिमिटेड है तो B के लिए A रिलेटेड पार्टी है, B के लिए A रिलेटेड पार्टी है, क्यों? क्योंकि B डायरेक्टली कंट्रोल होता है किससे? A से। B के लिए O भी रिलेटेड पार्टी है, B के लिए O भी रिलेटेड पार्टी है, क्यों? क्योंकि B O को कंट्रोल करता है। अच्छा, B के लिए Z रिलेटेड पार्टी नहीं है, ना ही A के लिए Z रिलेटेड पार्टी है। अब O में आते हैं, O के लिए तीनों कंपनियां रिलेटेड पार्टी हैं। कैसे? आप देख लीजिए जरा। O के लिए B रिलेटेड पार्टी है, क्यों? क्योंकि O B से डायरेक्टली कंट्रोल होता है। O के लिए A भी रिलेटेड पार्टी है क्योंकि O A से इनडायरेक्टली कंट्रोल होता है। और
ओ के लिए जेड लिमिटेड भी रिलेटेड पार्टी है, क्योंकि जेड लिमिटेड ओके में सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस एक्सरसाइज करता है। अच्छा, अगर जेड लिमिटेड रिपोर्टिंग एंटरप्राइज है तो जेड के लिए सिर्फ ओ लिमिटेड ओ लिमिटेड ही रिलेटेड पार्टी है। सॉरी, जेड लिमिटेड के लिए सिर्फ ओ लिमिटेड ही रिलेटेड पार्टी है, बाकी ए और बी से उसका कोई नाता नहीं है। समझ गए आप? जल्दी से फटाफट बताइए। ये बात सबको समझ में आती होगी, ठीक है? ये क्वेश्चन हो गया, देखो इसका आंसर भी गिवन है यहां पर। अच्छा, अब इलस्ट्रेशन नंबर 2 देखते हैं जरा, आइए। इलस्ट्रेशन नंबर 2, ए लिमिटेड होल्ड 60% वोटिंग इन बी लिमिटेड। तो ए बी में 60% होल्ड करता है, तो ए और बी आपस में होल्डिंग सब्सिडरी हो गए। ए लिमिटेड ऑल्सो हैज 22% वोटिंग राइट इन सी लिमिटेड। लो जी, एक सी लिमिटेड है, उसमें ए का 22% है, तो ए और सी भी आपस में रिलेटेड पार्टी है। समझे? ए और सी भी आपस में रिलेटेड पार्टी है, क्यों? क्योंकि ए सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस एक्सरसाइज करता है। अच्छा, बी जो है इसमें 30% होल्ड करता है, बी और सी भी आपस में रिलेटेड हो गए सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। समझे? सब आपस में रिलेटेड पार्टी हैं एक दूसरे से, ये सब आपस में रिलेटेड पार्टी है, ठीक है? बाकी ये क्वेश्चन अपने आप पढ़ लेना यार, इसमें कुछ है नहीं, मैं सब करवा चुका हूं आपको, एक बार जरा पढ़ लेना इन सबको, ठीक है? चलो मैं जरा एक आध और ले लेता हूं, इंडिविजुअल के केस में ले लेता हूं। लीजिए, इंडिविजुअल है ये इंडिविजुअल है। मिस्टर रॉबर्ट होल्ड 70% शेयर एंड वोटिंग राइट इन पी लिमिटेड। तो पी लिमिटेड के लिए मिस्टर रॉबर्ट भी रिलेटेड पार्टी है, और मिस्टर रॉबर्ट के जितने भी रिलेटिव्स होंगे वो सब रिलेटेड पार्टी होंगे। समझे? बी और जेड तो हैं, बी होल्डिंग है, 51% कंट्रोल है। बेटा अगर ओ ने जेड में खरीद रखा होता तो बी के लिए जेड रिलेटेड पार्टी होता, यहां पर जेड ने ओ में खरीद रखा है। तुम समझे नहीं क्वेश्चन? वो क्वेश्चन समझा नहीं, मैं उसको क्वेश्चन दिखा दूं कहीं कंफ्यूजन रह जाए। ये देखो, ये अगर यहां पर ओ ने जेड में खरीद रखा होता 49%, तो ए के लिए बी भी रिलेटेड पार्टी होता, सी ओ भी होता और जेड भी होता, बी के लिए भी फिर जेड होता, लेकिन यहां पर जेड ने ओ में खरीद रखे हैं, ओ ने नहीं खरीद रखे। अगर मान लो ये रिलेशनशिप ऐसा होता, ये होता कि ओ ने 49% जेड में खरीद रखा है, तब होता रिलेशनशिप। यहां पर जेड ने ओ में खरीद रखा है, समझ गए? इस वजह से ये चेन टूट गई यहां पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर देखो, मिस्टर रॉबर्ट ने 70% पी लिमिटेड में खरीद रखा है, तो पी लिमिटेड के लिए मिस्टर रॉबर्ट और मिसिज एंडी, जो मिस्टर रॉबर्ट की धर्मपत्नी है, तो दोनों ही पी लिमिटेड के लिए रिलेटेड पार्टी होंगे। यही सवाल आपसे पूछा है, क्या मिसिज एंडी जो रॉबर्ट की पत्नी है, क्या वो रिलेटेड पार्टी में आएगी या नहीं आएगी? बिल्कुल आएगी, उसके रिलेटिव आएंगे। यहां पर भी जरा देखो, वही है रॉबर्ट से रिलेटेड। मिस्टर रॉबर्ट इज ए मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ पी लिमिटेड, ठीक है? तो इसका मतलब मिस्टर रॉबर्ट जो है वो पी लिमिटेड के लिए केएमपी है। लो जी, केएमपी है ये, तो पी लिमिटेड के लिए मिस्टर रॉबर्ट और उसके रिलेटिव रिलेटेड पार्टी होंगे। अब एनडी, स्पाउस ऑफ रॉबर्ट, रिसीव्ड ए रेम्यूनरेशन ऑफ 5 लाख फ्रॉम पी लिमिटेड फॉर द सर्विस शी रेंडर्ड टू पी लिमिटेड फॉर द पीरियड अप्रैल 20x1 थ्रू 30th June 2000x1. एनडी लेफ्ट द सर्विस ऑफ पी लिमिटेड ऑन 1 जुलाई 2021. कंसीडर 31 मार्च 2002 एज ईयर एंड डेट फॉर पी लिमिटेड। अब देख लो, यहां पर डिस्क्लोजर देना पड़ेगा आपको। मतलब अगर मिस्टर रॉबर्ट रिलेटिव है, तो मिसिज एंडी भी रिलेटेड पार्टी है,
पी लिमिटेड के लिए, और उसने जो भी रेम्यूनरेशन रिसीव किया है वो उसका डिस्क्लोजर देना पड़ेगा आपको। जितना पीरियड उसने सर्विस किया उतने पीरियड का जो रिलेशन, उसका जो रेम्यूनरेशन मिला होगा उसका सेपरेट डिस्क्लोजर देना पड़ेगा इसको। वही बात यहां पर इन्होंने बताई है, ठीक है। यहां पर लिखा हुआ है देखो, इसका डिस्क्लोजर देना पड़ेगा, ठीक है। यहां पर एक एग्जांपल दे रखा है यूके बैंक का। यहां पर देखिए यूके बैंक का, जरा पढ़ लेते हैं एक बार, इलस्ट्रेशन नंबर 8। यूके बैंक होल्ड 23% इक्विटी शेयर ऑफ वोटिंग राइट इन पी लिमिटेड। The bank has provided a loan of rupees 20 million to P Limited at a market interest rate. As per the term and condition of the loan agreement, the bank has appointed one person as its nominee to the board of director of P Limited, and any major transaction to be entered into by P Limited will require the consent of the bank. देखो एक बात मैं आपको बता दूं, अगर ये 20% शेयर नहीं खरीद रखे होते इस कंपनी ने, यूके बैंक ने अगर 23% शेयर ना खरीद रखे होते पी लिमिटेड के, तो फिर लोन जो लिया है उसका डिस्क्लोजर देने की जरूरत नहीं होती। भले ही आपने एक नॉमिनी डायरेक्टर अपॉइंट कर रखा है फिर भी नहीं होती, क्योंकि प्रोवाइडर ऑफ फाइनेंस को हम रिलेटेड पार्टी नहीं मानते। लेकिन चूंकि इसने 23% शेयर खरीद रखे हैं तो यहां पर इन्वेस्टर और एसोसिएट का रिलेशनशिप है। तो पी लिमिटेड जो है ना, उसमें यूके बैंक सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस एक्सरसाइज करती होगी थ्रू वोटिंग राइट, इसलिए यहां पर डिस्क्लोजर देना जरूरी है। ये वही क्वेश्चन है, ठीक है। वैसे प्रोवाइडर ऑफ फाइनेंस को एग्जम्पशन मिलती है, वो रिलेटेड पार्टी नहीं होता, लेकिन रिलेटेड पार्टी तब नहीं होगा ना जब उसने कोई कंट्रोल एक्सरसाइज नहीं कर रखा या कोई सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस एक्सरसाइज नहीं करता। यहां पर वो सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस एक्सरसाइज करती है, 23% शेयर खरीद रखे हैं, इसलिए डिस्क्लोजर देना पड़ेगा, इसलिए डिस्क्लोजर देना पड़ेगा। सर सर्विस दिया है पर्सनल कैपेसिटी में, बेटा सर्विस तो पर्सनल कैपेसिटी में ही दिया जाता है, कैसी बातें करते हो। कौन से क्वेश्चन में पर्सनल कैपेसिटी बोल रहा है? बेटा उसने कोई सर्विस दी होगी, उसके लिए उसको रेम्यूनरेशन मिला है। अगर ये किसी दूसरी कंपनी में जाती है और एज प्रोफेशनल वहां पर ज्वाइन करती है, तो फिर वो और ये वाला इंटरप्राइज आपस में रिलेटेड पार्टी नहीं होंगे, ये मतलब है। समझते नहीं हो बात को? समझे? देखो मेरे कहने का मतलब समझो। एक कंपनी है, एक है मिस्टर ए, अब ध्यान से सुनना, एक मिस्टर ए है, मिस्टर ए केएमपी है, किसका? ए लिमिटेड का। अच्छा, मिस्टर ए केएमपी है या कंट्रोल करता है किसको? बी लिमिटेड को। तो यहां पर ए लिमिटेड और बी लिमिटेड आपस में रिलेटेड पार्टी कहलाएंगे, ये मतलब है, समझे? लेकिन मान लो अगर मिस्टर ए यहां पर डायरेक्टर वहां पर है, या कोई भी उसने इंडिविजुअल कैपेसिटी में या प्रोफेशनल कैपेसिटी में इस एंटिटी को ज्वाइन किया है, तो ए लिमिटेड और बी लिमिटेड आपस में रिलेटेड पार्टी नहीं होंगे, ये मतलब है कहने का, समझे? यानी बी लिमिटेड और ए लिमिटेड, बी लिमिटेड और मिस्टर ए रिलेटेड हो सकता है, होंगे। भाई मान लीजिए अगर यहां पर ये डायरेक्टर है तो बी लिमिटेड और मिस्टर ए रिलेटेड पार्टी हो सकते हैं, लेकिन ए लिमिटेड और बी लिमिटेड आपस में रिलेटेड पार्टी नहीं होंगे उस केस में, ये मतलब है कहने का। समझ में आ रही है बात? वहां पर वही बताया है उन्होंने, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यूके बैंक यहां पर ये रिलेटेड पार्टी है, यानी इसमें ये ट्रांजैक्शन का डिस्क्लोजर देना पड़ेगा। अब ये डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट मैं आपको बता चुका हूं क्या क्या देनी होती है।
इलस्ट्रेशन नंबर 10 देखो, इलस्ट्रेशन नंबर 10 देखिए। ये क्वेश्चन भी मैं अपने मटेरियल में आपको करवा चुका हूं वैसे, लेकिन यहां पर मैं क्वेश्चन करवा रहा हूं तो पढ़वा देता हूं आपको। नर्मदा लिमिटेड सोल्ड गुड्स फॉर ₹90 लाख टू गंगा लिमिटेड ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर एंडेड 31 March 20X1. The managing director of Narmada Limited own 100% share of Ganga Limited. यानी एक कंपनी है नर्मदा लिमिटेड, इसका है एमडी, एमडी मतलब केएमपी, और एक कंपनी है गंगा लिमिटेड। ये जो एमडी है ये 100% शेयर होल्ड करता है इसमें। इसका मतलब जो एमडी है, नर्मदा लिमिटेड का जो एमडी है वो नर्मदा लिमिटेड के लिए केएमपी है, और वही यहां पर 100% शेयर होल्ड किए हुए, यानी इसको कंट्रोल करता है, वही एमडी इसको कंट्रोल करता है। तो नर्मदा लिमिटेड और गंगा लिमिटेड आपस में रिलेटेड पार्टी हो गए, समझे, आपस में रिलेटेड पार्टी हो गए। तो नर्मदा ने जो गंगा को गुड्स बेचा है उसका डिस्क्लोजर आपको देना पड़ेगा। क्यों देना पड़ेगा? क्योंकि आप दोनों आपस में रिलेटेड पार्टी हो। बताना पड़ेगा कि नर्मदा ने गंगा को 90 लाख का गुड्स बेचा है, और गंगा को भी बताना पड़ेगा अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कि हमने नर्मदा से 90 लाख का गुड्स परचेज किया है। दोनों पार्टी को अपनी अपनी बुक में डिस्क्लोजर देना पड़ेगा। आगे है, द सेल वर मेड टू गंगा लिमिटेड एट नॉर्मल सेलिंग प्राइस बाय नर्मदा लिमिटेड। द चीफ अकाउंटेंट ऑफ नर्मदा लिमिटेड कंटेंट्स दैट दीज सेल नीड नॉट रिक्वायर ए डिफरेंट ट्रीटमेंट फ्रॉम अदर सेल मेड बाय द कंपनी एंड हेंस नो डिस्क्लोजर इज नेसेसरी एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। इज द चीफ अकाउंटेंट करेक्ट? बिल्कुल भी करेक्ट नहीं है, नॉट करेक्ट, नॉट करेक्ट। अगर आप रिलेटेड पार्टी हो तो चाहे ट्रांजैक्शन आपने नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में किया हो, नॉर्मल सेल प्राइस पर किया हो, नॉर्मल सेल प्राइस पर ना किया हो, मेरे को कोई मतलब नहीं। जो भी ट्रांजैक्शन आपने किया है उसका डिस्क्लोजर देना पड़ेगा, सीधी सी बात है, ठीक है। तो यहां पर नर्मदा लिमिटेड और गंगा लिमिटेड में आपस में रिलेशनशिप है। क्यों? क्योंकि एक का एमडी दूसरे में 100% शेयर होल्ड करता है, यानी कंट्रोल करता है उस एंटिटी को। तो दोनों आपस में रिलेटेड पार्टी हैं, तो इसमें दोनों में आपस में जो भी ट्रांजैक्शन होंगे उसका डिस्क्लोजर यहां पर देना पड़ेगा। तो यहां पर देखिए जरा, इन द गिवन केस नर्मदा लिमिटेड एंड गंगा लिमिटेड आर रिलेटेड पार्टी एंड हेंस डिस्क्लोजर ऑफ ट्रांजैक्शन बिटवीन देम इज रिक्वायर्ड इररिस्पेक्टिव ऑफ वेदर द ट्रांजैक्शन वाज डन एट नॉर्मल सेलिंग प्राइस। नॉर्मल सेलिंग प्राइस पर ट्रांजैक्शन हुआ नहीं हुआ इससे मतलब नहीं है, अगर ट्रांजैक्शन हुआ है तो डिस्क्लोजर देना पड़ेगा। हेंस द कंटेंशन ऑफ द चीफ अकाउंटेंट ऑफ नर्मदा लिमिटेड इज रॉन्ग, ये रॉन्ग है, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं। अब जरा ये क्वेश्चन होते हैं जरा टेस्ट योर नॉलेज के क्वेश्चन, लेकिन उससे पहले जरा जो वैसे क्वेश्चन है वो एक बार ले लेते हैं। ये जो थ्योरी के क्वेश्चन है ना, ये तो आप मेरे ख्याल से खुद ही पढ़ लेना, लेकिन पढ़ जरूर लेना, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। जो यहां पर जो भी आपके सेल्फ टेस्ट में जितने भी क्वेश्चंस होते हैं वो क्वेश्चन तो जरूर पढ़कर जाना, थ्योरी के भी और प्रैक्टिकल भी, क्योंकि यहां से थ्योरी के क्वेश्चन तो बहुत ही पूछता है वो। यानी थ्योरी का क्वेश्चन अगर उसे पूछना होता है तो जितने भी आपके जो लास्ट में क्वेश्चन दिए होते हैं, ये जैसे 6, 7, 8 क्वेश्चन दे रखा है, इस क्वेश्चन को ही इन्हीं में से कोई क्वेश्चन उठाकर डाल देता है वो। तो इन क्वेश्चन को अगर आप पढ़कर जाओगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि भाई हाँ, यहीं से कोई ना कोई क्वेश्चन मिलेगा आपको। थ्योरी का हर चैप्टर में यही है, लास्ट के जो क्वेश्चंस होते हैं सेल्फ टेस्ट क्वेश्चन, उसको क्वेश्चन को तो जरूर ट्राई करना है आपको। हु आर द रिलेटेड पार्टी अंडर AS 18? एज पर AS 18 रिलेटेड पार्टी वो होती है विच एक्सरसाइज कंट्रोल और सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस एट एनी टाइम ड्यूरिंग द ईयर, वो रिलेटेड पार्टी होती है। व्हाट आर द रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट? जो भी आपस में ट्रांजैक्शन होते हैं उसका डिस्क्लोजर देना पड़ेगा, और वही जो मैंने आपको लिखवाया था, बताया था कि नेम ऑफ द रिलेटेड पार्टी, डिस्क्रिप्शन ऑफ द ट्रांजैक्शन, वॉल्यूम एंड अमाउंट ऑफ द ट्रांजैक्शन, डाउटफुल डेट्स वगैरह, बैड डेट्स, ये सारी बातें बतानी पड़ेंगी आपको। कौन कौन से ट्रांजैक्शन को आपका डिस्क्लोजर देना पड़ता है, अभी आपको आंसर दिया होगा, उसे पढ़ लेना, समझे। ABC लिमिटेड इज इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग टेक्सटाइल्स, मतलब टेक्सटाइल को मैन्युफैक्चर करती है ABC लिमिटेड।
it has a certain commercial contract with its customer and those customer contract carry various clauses imposing restriction on ABC Limited for disclosure of certain information. Accordingly, the company does not intend to provide related party disclosure under AS 18 in its ensuing financial statement. Is this correct? पहले तो जरा क्वेश्चन समझो. क्वेश्चन क्या है? आप ये समझ लो, एक कंपनी है एबीसी लिमिटेड. पहले क्वेश्चन समझ लो और आप ही बताना. ये टेक्सटाइल बनाती है, मैन्युफैक्चर करती है. अब कस्टमर हैं इसके, बहुत सारे कस्टमर हैं. कस्टमर के साथ इसने कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है. क्या कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है? कि कुछ इंफॉर्मेशन है जिसका आपको डिस्क्लोजर नहीं देना. कुछ इंफॉर्मेशन है जिसका आपको डिस्क्लोजर नहीं देना. यानी कॉन्ट्रैक्ट एबीसी लिमिटेड और कस्टमर के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट बने हुए हैं. उस कॉन्ट्रैक्ट के कुछ क्लॉज ऐसे हैं जिसमें लिखा हुआ है कि कुछ डिस्क्लोजर देने की जरूरत नहीं है, एबीसी लिमिटेड को डिस्क्लोजर नहीं देना. अब वो डिस्क्लोजर एबीसी लिमिटेड को बहाना मिल गया. वो कहती है रिलेटेड पार्टी के साथ जो हमने ट्रांजैक्शन किए हैं उसका हमें डिस्क्लोजर देने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमारे कॉन्ट्रैक्ट से बंधे हुए हैं. अब बताओ क्या ये सही है एबीसी लिमिटेड को डिस्क्लोजर नहीं देना? बेटा एक बात सुन लो, अगर कोई लॉ कहे कि आपको ये डिस्क्लोजर नहीं देना तो कोई बात नहीं है, मत दो. समझे? कोई लीगल रिक्वायरमेंट ऐसी है जिसकी वजह से आपको डिस्क्लोजर देने की जरूरत नहीं है, तब तो आपके लिए एग्जम्पशन है डिस्क्लोजर ना देने की रिलेटेड पार्टी से रिलेटेड. लेकिन अगर आपस में आप कोई कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट करके बैठ गए कि हमें इस चीज का डिस्क्लोजर नहीं देना, रिलेटेड पार्टी के साथ किए गए ट्रांजैक्शन का डिस्क्लोजर नहीं देना, तो वो कोई मान नहीं है. ऐसे तो हर कोई कंपनी आपस में कॉन्ट्रैक्ट करके बैठ जाएगी कि ये डिस्क्लोजर नहीं देना, ये डिस्क्लोजर नहीं देना, ये डिस्क्लोजर नहीं देना. तो जब तक कोई लीगल रिक्वायरमेंट ना हो तब तक आपको डिस्क्लोजर देना ही पड़ेगा, चाहे आप कॉन्ट्रैक्ट से बंधे हुए हो. फिर भी ये कोई बात नहीं होती कि आपने कॉन्ट्रैक्ट में क्लॉज डाल दिया कि इन चीजों का डिस्क्लोजर नहीं देना. डिस्क्लोजर देना ही पड़ेगा. समझ में आ रही बात? ये तो फिर हर कंपनी अपना एक बहाना बना लेगी भाई. तो डिस्क्लोजर आपको देना पड़ेगा. इसका आंसर अभी देखिए, पढ़वा देता हूं मैं आपको. देखिए आइए, पहले तो 6 नंबर क्वेश्चन देखो जो पूछा था रिलेटेड पार्टी क्या होती है. देखो, पार्टीज आर कंसिडर्ड टू बी रिलेटेड इफ एट एनी टाइम ड्यूरिंग द रिपोर्टिंग पीरियड one party has the ability to control the other party or exercise significant influence over other party in making financial or operating decision. तो related party का मतलब ये होता है, if there have been transaction between related parties during the existence of related party relationship, the reporting enterprise should disclose the following. ये सारे disclosure हैं जो बताने पड़ेंगे, जो मैंने आपको लिखवाया था, दिया हुआ है वही सब यहां पर लिखा हुआ है. क्या क्या? Name of the related party, description of relationship, description of the nature of transaction, volume and amount of transaction. ठीक है? Any other element of related party transaction necessary for an understanding of the financial statement, the amount or appropriate proportion of outstanding item pertaining to related party at the balance sheet date and provision for doubtful debts due from such related party. सीधी सीधी बात है कि प्रोविजन रिलेटेड पार्टी के साथ जो भी ट्रांजैक्शन किए हैं उससे रिलेटेड प्रोविजन आपको बताना पड़ेगा. कोई बैड डेट्स अगर हो गया या कोई बैड डेट्स रिटर्न बैक किया है वो बताना पड़ेगा. ये आपके 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे. अच्छा, जो 7 नंबर क्वेश्चन है वो जरा देख लो. ये इसका आंसर देखो, लिख कर दिया है इन्होंने. क्या लिख कर दिया है? एज पर AS 18 related party disclosure requirement under AS 18 do not apply in circumstances where providing such disclosure would conflict with reporting enterprise duty of confidentiality as specifically required in term of a statute or by any regulator or similar competent authority. मतलब अगर आपको रिलेटेड पार्टी का डिस्क्लोजर देने से कोई कॉन्फिडेंशियलिटी कंफ्लिक्ट होता है, मतलब कॉन्फिडेंशियलिटी जो है वो ब्रेक होती है, वो किसी स्टैट्यूट के द्वारा है, कोई रेगुलेटर के द्वारा है या कोई कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के द्वारा है, अगर ऐसा बताया गया है तब आपको सिर्फ एग्जम्पशन है डिस्क्लोजर ना देने की. समझे? लेकिन अगर आपस में कॉन्ट्रैक्ट आपने कर लिया कस्टमर के साथ के क्लॉज बना दिया कि भाई ये ट्रांजैक्शन का हमें डिस्क्लोजर नहीं देना, तो वो वैध नहीं है, यहां पर वैलिड नहीं है. तो यहां पर लिखिए, इन केस वेयर वन स्टैट्यूट टू रेगुलेटर और सिमिलर कंपिटेंट अथॉरिटी गवर्निंग एन एंटरप्राइज प्रोहिबिट द एंटरप्राइज टू डिस्क्लोज सर्टेन इन्फॉर्मेशन विच इज रिक्वायर्ड टू बी डिस्क्लोज एज पर AS 18, डिस्क्लोजर ऑफ सच इन्फॉर्मेशन इज नॉट वारंटेड.
तो अगर कोई लॉ कहे, कोई रेगुलेटर कहे, कोई कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कहे कि जो AS 18 के हिसाब से आपको डिस्क्लोजर देने थे वो मत दो, तो मत दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है जी। जैसे बैंक है, इसमें एग्जांपल दिया हुआ है, बैंक है, वो अपने कस्टमर की इंफॉर्मेशन देने के लिए बाध्य नहीं है, उसकी जिम्मेदारी है कि कॉन्फिडेंशियलिटी को मेंटेन करे। हॉस्पिटल है, वो अपने पेशेंट की इंफॉर्मेशन को किसी के साथ शेयर करने के लिए बाध्य नहीं है, वहां पर कॉन्फिडेंशियलिटी होती है। However, this exemption is not available in respect of confidentiality provision in a commercial contract between two enterprise, where confidentiality is not specifically required in term of statute, regulator or similar competent authority. यानी आपस में इंटरप्राइज ने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, उसमें ये एग्जम्पशन अवेलेबल नहीं है। Therefore, in the given case, AS 18 related party disclosure would have to be made by ABC Limited in this ensuing financial statement. यह आपको करना पड़ेगा, डिस्क्लोजर करना पड़ेगा। कॉन्ट्रैक्ट में आपने क्लॉज डाल दिया, उससे काम नहीं चलेगा, समझे? अच्छा, अब एक क्वेश्चन जरा 8 नंबर देख लो। शुड द रिलेटेड पार्टीज बी आइडेंटिफाइड एज एट द रिपोर्टिंग डेट, बैलेंस शीट डेट फॉर द पर्पज ऑफ AS 18 in disclosing transaction with related parties? Are the transaction of the entire reporting period to be disclosed or only those for the period during which related party relationship exist? तो देखो, पहली बात, रिलेशनशिप को हमें लास्ट डेट पर देखने की जरूरत नहीं है। किसी भी समय ड्यूरिंग द ईयर, किसी भी समय अगर रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप एग्जिस्ट थी तो हम मानेंगे कि भाई रिलेटेड पार्टी वो था ड्यूरिंग द ईयर, और उस पीरियड में जो भी ट्रांजैक्शन हुए होंगे वही उसी का ही डिस्क्लोजर आपको देना पड़ेगा। आपको उस पार्टी के साथ पूरे साल किए हुए ट्रांजैक्शन का डिस्क्लोजर नहीं देना। जिस पीरियड में रिलेशनशिप एग्जिस्ट करती थी उसी पीरियड में ही आपको ट्रांजैक्शन का डिस्क्लोजर देना है। तो वही यहां पर सवाल पूछा गया है आपसे। तो देखो, यहां देखो आंसर। As per the definition of related party in AS 18, the existence of related party relationship should be identified at all point during the year and not only at the close of the financial year. किसी भी समय अगर रिलेशनशिप एग्जिस्ट करती थी ड्यूरिंग द ईयर तो वो रिलेटेड पार्टी होगा, और रिलेटेड पार्टी रहने के दौरान जो भी ट्रांजैक्शन हुए होंगे उसका डिस्क्लोजर देना पड़ेगा आपको। बोलो जी, समझ गए यहां तक सब लोग? अच्छा, अब आगे देखो। However, AS 18 required disclosure of transaction with this party only during the existence of the related party relationship. यानी जिस पीरियड में रिलेशनशिप एग्जिस्ट करती थी उसी पीरियड के ही ट्रांजैक्शन का डिस्क्लोजर देना पड़ेगा आपको। चलिए, ये हो गया हमारा थ्योरी के क्वेश्चन। अब आते हैं जरा कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस देख लेते हैं। 9 नंबर, 10 नंबर और 11 नंबर, 3 क्वेश्चन है। 9 नंबर, 10 नंबर, 11 नंबर, और फिर कुछ MCQ हैं वो देखेंगे। तो पहले जरा 9 नंबर देखो। मिस्टर राज, ए रिलेटिव ऑफ की मैनेजमेंट पर्सनल, रिसीव रेम्यूनरेशन ऑफ 2.5 लाख फॉर हिज सर्विस इन द कंपनी फॉर द पीरियड 1/4/2001 to 30/6/2001. On 1/7/2001 he left the service of the company. Should the relative be identified as the closing date 31 मार्च for the purpose of AS 18? बेटा रिलेटिव तो माना जाएगा। वो क्लोजिंग डेट पर रिलेशनशिप एग्जिस्ट नहीं करती थी, लेकिन ड्यूरिंग द ईयर वो 3 महीने तो रिलेशनशिप में रहा, तो 3 महीने तक उसने जो भी रेम्यूनरेशन रिसीव किया होगा उसका डिस्क्लोजर देना पड़ेगा आपको। समझे? ठीक है, आगे देखिए। एक्स लिमिटेड सोल्ड गुड्स टू इट्स एसोसिएट कंपनी ड्यूरिंग द फर्स्ट क्वार्टर एंडेड 30/6/2001. आफ्टर दैट द रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप सीज्ड टू एग्जिस्ट. पहले क्वार्टर में रिलेशनशिप एग्जिस्ट करती थी, उस पीरियड में गुड्स बेचा, बाद में रिलेशनशिप क्या हो गई? सीज हो गई। हाउएवर गुड्स वर सप्लाइड एज वर सप्लाइड टू एनी अदर ऑर्डिनरी कस्टमर. लेकिन गुड्स सप्लाई करना आपने जारी रखा, गुड सप्लाई आप करते रहे। मतलब ये कि आपने देखो, यहां पर अकाउंटिंग ईयर शुरू हुआ, 30 जून तक मान लीजिए आपकी रिलेशनशिप एग्जिस्ट करती रही। अब यहां पर गुड्स बेचा गया, यहां पर रिलेशनशिप सीज हो गई, लेकिन गुड्स अभी भी जाता रहा। समझे? गुड्स अभी भी जाता रहा। अब कहते हैं डिसाइड वेदर ट्रांजैक्शन ऑफ द इंटायर ईयर हैव टू बी डिस्क्लोज एज रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन. नो, आपको सिर्फ यहां से लेकर यहां तक के ट्रांजैक्शन ही डिस्क्लोज करने हैं। यहां से जिस दिन से रिलेशनशिप खत्म हो गई उस दिन के बाद जो भी ट्रांजैक्शन हुआ होगा वो आपको डिस्क्लोज करने की जरूरत नहीं है।
पूरे साल के ट्रांजैक्शन डिस्क्लोज करने की जरूरत नहीं है, जिस पीरियड में रिलेशनशिप एग्जिस्ट करती थी उसी पीरियड के ट्रांजैक्शन का डिस्क्लोजर देना पड़ेगा बस। तो ये हो गया आपका बेटा क्वेश्चन नंबर 10। अच्छा, आगे 11 नंबर देखो। 11 नंबर जैसा क्वेश्चन हम कर चुके हैं अभी पीछे, इलस्ट्रेशन में दे रखा था यही क्वेश्चन। एम लिमिटेड होल्ड 61% ऑफ एस लिमिटेड, तो एम होल्ड करता है एस के 61%। एस लिमिटेड होल्ड एफ लिमिटेड कितना, 51%। अच्छा, और सी लिमिटेड होल्ड एफ लिमिटेड का 49%। तो एम के लिए एस रिलेटेड पार्टी है, एम के लिए एफ भी रिलेटेड पार्टी है। क्यों? क्योंकि एस एम से कंट्रोल होता है और एफ एस से कंट्रोल होता है, तो इनडायरेक्टली एम एस को भी कंट्रोल करता है, एफ को, सॉरी। तो एम के लिए एस भी रिलेटेड पार्टी है, एफ भी रिलेटेड पार्टी है। एस के लिए एफ भी रिलेटेड पार्टी है और एम भी रिलेटेड पार्टी है। अच्छा, एफ के लिए एस भी रिलेटेड पार्टी है, एम भी रिलेटेड पार्टी है, और उसके लिए सी लिमिटेड भी रिलेटेड पार्टी है, लेकिन सी के लिए सिर्फ और सिर्फ एफ रिलेटेड पार्टी है। ऐसा क्वेश्चन हम कर चुके हैं। अभी ओ वाला जो था, ओ वाला वो सेम क्वेश्चन था, बस यहां पर नाम चेंज कर दिए हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारे फिनिश हो गए। आइए अब आते हैं जरा एमसीक्यू वाले क्वेश्चंस पर। एमसीक्यू वाले क्वेश्चंस पर आते हैं। देखो बेटा, एमसीक्यू, पहला एमसीक्यू देखो। अकॉर्डिंग टू एएस 18 रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रिलेटेड पार्टी ऑफ स्काई लाइन लिमिटेड? इनमें कौन सी रिलेटेड पार्टी नहीं है? ए शेयर होल्डर ऑफ स्काई लाइन लिमिटेड ओइंग 30% ऑफ द ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल, ये तो रिलेटेड पार्टी है, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस होगा। एन एंटिटी प्रोवाइडिंग बैंकिंग फैसिलिटी टू स्काई लाइन लिमिटेड इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, ये रिलेटेड पार्टी नहीं है, नॉट रिलेटेड पार्टी। यही आपका रिलेटेड पार्टी, यही आंसर होगा बी। एसोसिएट ऑफ स्काई लिमिटेड रिलेटेड पार्टी है, की मैनेजमेंट रिलेटेड पार्टी है, इसका मतलब बी आंसर है इसका। जो बैंकिंग फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं वो रिलेटेड पार्टी नहीं है। नंबर 2, आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिलेशन टू रिलेटेड पार्टी ट्रू और फॉल्स अकॉर्डिंग टू एएस 18 रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर? बताओ ट्रू है या फॉल्स है, क्या है? ए पार्टी इज रिलेटेड टू अनदर पार्टी दैट इज ज्वाइंटली कंट्रोल्ड बाई, यस रिलेटेड पार्टी है। अगर हमें कोई ज्वाइंटली कंट्रोल करता है तो हमारे लिए वो रिलेटेड पार्टी है। ए पार्टी इज रिलेटेड टू अनदर एंटिटी दैट इट कंट्रोल, ये भी रिलेटेड पार्टी है, तो दोनों ही ट्रू हैं। अब आपसे कहता है ए दोनों फॉल्स हैं, तो ये तो गलत है, दोनों फॉल्स नहीं है। एक फॉल्स है एक ट्रू है, ये भी गलत है। एक ट्रू है एक फॉल्स है, ये भी गलत है, दोनों ही ट्रू हैं। तो आंसर है ये वाला, डी इसका आंसर है। आंसर है बच्चों डी, दोनों ही ऊपर के स्टेटमेंट ट्रू हैं। आगे देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रिलेटेड पार्टी एज इनवाइज्ड बाई एएस 18 रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर? डायरेक्टर ऑफ द एंटिटी, ये तो रिलेटेड पार्टी है। पेरेंट ऑफ द एंटिटी, ये भी रिलेटेड पार्टी है। शेयर होल्डर ऑफ द एंटिटी दैट होल्ड 1% स्टेक इन द कंपनी, ये नॉट रिलेटेड पार्टी है। द स्पाउस ऑफ द मैनेजिंग डायरेक्टर, ये भी रिलेटेड पार्टी है, तो आंसर इज सी। ठीक है जी। सर रिपीट क्वेश्चन मत करवाया करो। अरे बेटा मैंने कौन सा करवाया रिपीट क्वेश्चन? तो ये हो गया सी। अब देखिए, अकॉर्डिंग टू एएस 18 रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन इज ए ट्रांसफर ऑफ रिसोर्सेज और ऑब्लिगेशन बिटवीन रिलेटेड पार्टी प्रोवाइडेड ए प्राइस इज चार्ज फॉर सच ट्रांसफर। प्रोवाइडेड यानी अकॉर्डिंग टू एएस 18 रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन इज ए ट्रांसफर ऑफ रिसोर्सेज और ऑब्लिगेशन बिटवीन रिलेटेड पार्टी प्रोवाइडेड ए प्राइस इज चार्ज फॉर सच ट्रांसफर। ठीक है, अब आपसे कहता है ये ट्रू है या ये फॉल्स है, तो ये तो फॉल्स है।
यानी ट्रांजैक्शन में प्राइस हो या ना हो, अगर आपस में कोई ट्रांजैक्शन हुआ है तो वो तो रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन कहलाएगा, चाहे प्राइस इंक्लूड हो या ना हो ट्रांजैक्शन में। तो ये फॉल्स है। पांचवा देखो, अकॉर्डिंग टू AS 18 related party disclosure, parties are considered to be related if and only if at the end of the reporting period one party has the ability to control other party or exercise significant influence over the other party in making financial or operating decisions। बेटा ये भी false है। क्यों false है? यहां पर लिखा है at the end of the reporting period, ये नहीं, at the end नहीं है, at any time ड्यूरिंग द ईयर है, एट एनी टाइम ड्यूरिंग द ईयर है। यानी हमें रिलेशनशिप किसी भी टाइम अगर रिलेशनशिप थी पूरे साल भर में तो वो रिलेटेड पार्टी होगा उस साल के लिए, और उस रिलेटेड पार्टी रहने के दौरान जो भी ट्रांजैक्शन हुए होंगे वो डिस्क्लोजर देने पड़ेंगे आपको। समझे? तो एट द एंड ऑफ द ईयर नहीं देखना, बल्कि किसी भी टाइम अगर रिलेशनशिप थी तो वो रिलेटेड पार्टी माना जाएगा। चलो जी, ये हमारा AS हो गया फिनिश।